खौफनाक सफर। आर्यन की उम्र बमुश्किल 25-30 साल रही होगी। वो शहर की चकाचौंध से दूर हाईवे के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी ऑटो रिक्शा चलाता था। आर्यन का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता था। कस्बे के लोग उसे मददगार आर्यन कहते थे। उस रात अमावस्या के करीब का समय था। आसमान में तारे तो थे, लेकिन उनकी रोशनी को घना कोहरा निगल रहा था। रात के लगभग 12:30 बज रही थी। आर्यन नीमच हाईवे से अपने घर की ओर लौट रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी ऑटो के इंजन की आवाज किसी दहाड़ जैसी सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी हेडलाइट की पीली रोशनी में सड़क के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। उनकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। उन्होंने बहुत धीरे से हाथ हिलाया। आर्यन ने सोचा, इतनी ठंड में काका यहां क्या कर रहे होंगे? कोई बस भी नहीं मिलेगी अब तो। उसने बड़ी सलीके से ऑटो उनके पास रोकी। काका, राम राम, कहां जाना है आपको? इतनी रात को यहां अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है। आइए पीछे बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बार आर्यन की ओर देखा और फिर जैसे ही उनकी नजर ऑटो की छत की ओर गई, उनकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उनके चेहरे पर जो झुर्रियां थीं, वो डर के मारे कांपने लगीं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उनके गले से आवाज निकलना बंद हो गई हो। काका, क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी लाठी वहीं छोड़ी और बिना पीछे मुड़े बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए कंजी झाड़ियों की तरफ भाग निकले। वो इतनी तेज भागे जैसे उनके पीछे कोई शिकारी कुत्ता लगा हो। आर्यन हैरान रह गया। देखा पर वहां कोई नहीं था। लगता है उम्र का असर है, बेचारे डर गए। आर्यन ने मन ही मन सोचा और लाठी उठाकर साइड में रख दी। उसे नहीं पता था कि उस वक्त ऑटो की छत पर एक लाल पल्लू हवा में लहरा रहा था, जिसका दूसरा सिरा किसी अदृश्य हाथ में था। आर्यन फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने रेडियो चालू किया ताकि थोड़ा मन बहल सके, पर रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। उसने उसे बंद कर दिया। करीब 2 किलोमीटर बाद उसे एक नौजवान लड़का दिखा, जो शायद शहर से लौट रहा था। उसके कंधे पर एक लैपटॉप बैग था। आर्यन ने सोचा, चलो अब तो कोई नौजवान है, ये तो नहीं डरेगा। उसने ब्रेक मारा। भाई, कस्बे तक चलोगे? आर्यन ने पूछा। हाँ भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसकी नजर ऊपर की ओर गई। ऊपर देखते ही उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपना बैग वहीं छोड़ दिया और जोर से चीखा, भूत! ओ तेरी भूत, भागो! वो लड़का सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह दौड़ने लगा। आर्यन अब सच में डर गया था। उसे लगा कि शायद उसकी ऑटो में कोई सांप या बिच्छू है। उसने पीछे की सीट देखी, खाली थी। उसने ऑटो के नीचे देखा, कुछ नहीं था। उसने ऑटो की लोहे की छत को ऊपर से देखा, वो बिल्कुल सपाट और खाली थी। सब पागल हो गए हैं क्या? ऊपर क्या देख रहे हैं? आर्यन ने झल्लाकर छत पर एक हाथ मारा। उसे लगा कि छत ठंडी है, लेकिन वो ठंड लोहे की नहीं, बल्कि बर्फ की तरह जम जाने वाली रूहानी ठंड थी। उसके हाथ में एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस हुई, जैसे किसी ने वहां ताजा खून लगाया हो, लेकिन रोशनी में उसे कुछ नहीं दिखा। आर्यन ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ऑटो का इंजन अब ज्यादा शोर कर रहा है, जैसे कोई बहुत भारी चीज छत पर रखी हो। टायर सड़क पर ज्यादा रगड़ खा रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके सिर के ऊपर कुछ हिल रहा है। उसने ऊपर देखा। लोहे की छत के बीचों बीच से काले लंबे बाल धीरे धीरे नीचे की ओर लटक रहे थे। वे बाल रेशम जैसे काले थे, लेकिन उनमें से जलती हुई चिता की गंध आ रही थी। आर्यन की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी सड़क के बीचों बीच एक आकृति दिखी। वो एक तांत्रिक था। उसने काले कपड़े पहने थे, गले में हड्डियों की माला थी और हाथ में एक पीतल का कमंडल था। उसने अपना हाथ उठाकर आर्यन को रुकने का इशारा किया। आर्यन ने डर और उम्मीद के बीच ऑटो रोकी। तांत्रिक की आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसने आर्यन को नहीं, बल्कि ऑटो की छत को देखा। तांत्रिक के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। उतर नीचे, तांत्रिक ने आदेश दिया। आर्यन कांपते हुए नीचे उतरा। तांत्रिक ने देखा कि एक लाल साड़ी वाली औरत, जिसके पैर मुड़े हुए थे और चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, ऑटो की छत पर पैर लटकाकर बैठी थी। वो अपनी लंबी उंगलियों से आर्यन के सिर को छूने की कोशिश कर रही थी। तांत्रिक ने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया।
हवा तेज हो गई और पेड़ों के पत्ते किसी भयानक संगीत की तरह बजने लगे। कौन है तू? क्यों इस मासूम के पीछे पड़ी है? तांत्रिक ने गरज कर पूछा। छत पर बैठी आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। वो औरत अब आर्यन को भी दिखने लगी थी। उसका चेहरा देखकर आर्यन की रूह कांप गई। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, और जल उस औरत पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें उसे लगी, वो औरत हवा में ऊपर उठी। उसकी लाल साड़ी आग की लपटों की तरह लहराने लगी। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि आर्यन के कान सुन्न हो गए। छोड़ दे मुझे, ये मेरा शिकार है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। वो औरत हवा में तड़प रही थी। तांत्रिक ने एक काला धागा निकाला और हवा में फंदा बनाकर फेंका। तूने बहुतों को डराया है, आज तुझे यहीं कैद करूंगा। आर्यन ये सब देख रहा था। खौफ अपनी चरम सीमा पर था। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पत्थर का हो गया है। जैसे ही उस औरत ने आर्यन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन को जब होश आया तो उसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो अपनी ऑटो के पास सड़क के किनारे पड़ा था। तांत्रिक वहां नहीं था। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई थी। आर्यन उठा। उसने अपने कपड़े झाड़े और ऑटो की ओर देखा। ऑटो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कल रात थी। क्या वो सब सच था या कोई बुरा सपना? उसने खुद से पूछा। वो ऑटो में बैठा और उसे स्टार्ट किया। उसे अब घर पहुंचना था। वो पूरे रास्ते पीछे नहीं मुड़ा। जैसे ही वो अपने घर के अहाते में पहुंचा, उसकी मां बाहर आई। अरे आर्यन, कल रात कहां रह गया था? मैं कितनी फिक्रमंद थी, मां ने कहा। आर्यन कुछ नहीं बोला। वो बस अपनी ऑटो को देख रहा था। जैसे ही उसकी मां ने ऑटो के अंदर झांका, वो चौंक गई। बेटा, तू पीछे की सीट पर क्या लाया है? आर्यन ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन वहां लाल साड़ी का एक फटा हुआ पल्लू पड़ा था और सीट के चारों तरफ चमेली के मरे हुए फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थीं। आर्यन ने ऊपर छत पर देखा। वहां लोहे पर 5 उंगलियों के जलने के निशान साफ दिख रहे थे। उसे समझ आ गया, तांत्रिक ने उसे बांध तो दिया था, लेकिन वो औरत अभी भी अपना हिस्सा मांगने वापस आएगी।